आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम सिटी धड़कन में। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेहत संदेश, जिसमें आप अपनी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान आयुर्वेद के द्वारा जान सकते हैं। जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो है नाड़ी विशेषज्ञ अभिमन्यु भार्गव जी, जिनको 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है नाड़ी आयुर्वेद चिकित्सक का, और इन्होंने आयुर्वेद डिग्री गुरुकुल कांगरी हरिद्वार से केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एमफिल और पीएचडी से की है। आइए अब हम सीधे आपको ले चलते हैं डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम सिटी धड़कन में और सेहत संदेश में। तो जैसे डॉक्टर साहब कई जैसे हमारे दर्शक होते हैं और कई रोगी होते हैं जिनको कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जैसे उनके मन में कई बार विचार आता है कि आयुर्वेद कैसे बीमारी के ऊपर असर करता है, कैसे वार करता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। दर्शकों के मन में और रोगी के मन में हमेशा एक विषय बना रहता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरह से कारगर है और जड़ पर कैसे वार करती है। इसके लिए आयुर्वेद जो है अपनी मौलिक सिद्धांत वात पित्त कफ त्रिदोष, जिसको शरीर को संचालन में जो व्यवस्था है वो त्रिदोष पर ही वात पित्त कफ, इसी का विकृत हो जाना, इसी का खराब हो जाना बीमारी का कारण है। और यही सम अवस्था में यानी वात पित्त कफ ये तीनों दोष सामान्य अवस्था में बने रहते हैं तो व्यक्ति बीमार नहीं होता है, यानी स्वस्थ जिंदगी जीता है। तो जैसे डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाहोगे, जैसे एलोपैथी और आयुर्वेदा में दोनों में क्या डिफरेंस है कि एलोपैथी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, उससे जल्दी असर होता है, और आयुर्वेद से थोड़ा लेट असर होता है, तो लोग उसकी तरफ ना जाके एलोपैथी की तरफ जाते हैं। देखिए, आयुर्वेद जो है रोगी और बीमारी पर जड़ पर वार करता है। जड़ पर किस तरह से वार करता है? वो दोष जो वात पित्त कफ है उनको बैलेंस लाने में, और जो धातु जिसको हम मॉडर्न साइंस में सभी लोग जानते हैं, प्लाज्मा है, ब्लड है, ये मांस मसल्स है, ये फैटी टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ये बोन टिश्यू है, उसी तरह से सिमिलर आयुर्वेद में भी सात धातु जिसका नाम है रस, ये सिमिलर टू प्लाज्मा, रक्त सिमिलर टू ब्लड, रक्त को ब्लड, मांस मसल्स, अस्थि मीन्स बोन्स, मज्जा मीन्स नर्वस टिश्यू। इसी तरह से जितने भी हमारे सप्त धातुएं हैं उन धातुओं में जो गड़बड़ी होती है, जो उसमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होना ही उसमें निश्चित रूप से वहां की बीमारी का कारण होता है। आयुर्वेद की दवाई जो होती है पंचभूत के आधार पर काम करती है, यानी आप सभी लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि संसार की सभी वस्तु पंचभूतों की बनी होती है। उसी तरह से आयुर्वेद के जितने भी इंग्रेडिएंट है, कोई भी दवा है वो 5 भूतों से ही बना होता है। वही 5 भूत जिस सेल्स के लिए, जिस टिश्यूज के लिए जरूरी है, अगर चिकित्सक और वैद्य आयुर्वेद का माहिर व्यक्ति, माहिर डॉक्टर उसको जब रोगी को दे देता है, जिसकी वजह से उसकी बीमारी जड़ से ठीक होने लगती है। जबकि दूसरी तरफ एलोपैथ की, आप जैसा आपने कहा कि क्या अंतर है, एलोपैथ जो है ये केवल आपके सिम्प्टोमेटिक प्लान को ज्यादा कवर करता है, जो लक्षण आते हैं उसको जल्दी से मैनेज कर देता है। इसीलिए एलोपैथ की चिकित्सा सबसे ज्यादा फायदेमंद इमरजेंसी में होती है, क्योंकि इमरजेंसी में लक्षणों की अंबार होती है। रोगी जो है परेशान होता है, उसके घर वाले भी हताश और निराश होते हैं कि वो जो लक्षणों की हलचल है उसको किसी तरह से रोका जाए। इसलिए इमरजेंसी में एलोपैथ का सहारा लेना चाहिए। चिकित्सा की अपनी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन और मर्यादा में चिकित्सा जरूर अच्छी है, लेकिन पुरानी और जटिल और गंभीर समस्याएं हैं तो आयुर्वेद निश्चित रूप से एक अमृत की तरह कार्य करता है और उसमें बहुत फायदा है। हेलो हेलो जी, नमस्कार नमस्कार जी, बोलिए। आप सूचना दी थी कि तो हेल्थ कार्यक्रम हो रहा है 12 बजे का। जी सर, बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं। आपकी डायरेक्ट बात हो रही है डॉक्टर भार्गव जी से। जी मैडम, मैं भार्गव जी से जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो इसमें जो हमारे खान पान में परिवर्तन आ जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए क्या
प्रिकॉशन है और किस तरह की दवाइयाँ हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बदलता मौसम, ऋतु का परिवर्तन होता है तो उसमें जो है एक ऋतु संधि होती है। ऋतु संधि का मतलब एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु का आवागमन हो रहा है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको ऋतु संधि बोलते हैं। जो अभी नवरात्र के कुछ ही दिवस पहले गई है, इस नवरात्र में इसीलिए उपवास का प्रावधान है कि अगली ऋतु आ रही है, इसलिए पुरानी ऋतु का हमको जो हम खाना और जो हमारा आहार था उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब ये जो बदलता मौसम इस समय जो है, इसमें एसिडिक प्रॉब्लम, क्योंकि पित्त का प्रसर होने लगता है, यानी पित्तज रोग की प्रधानता होती है। इस समय मौसम, इस बदलते मौसम में अधिकतर लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होगी, खारिश की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए आप लोगों को कि थोड़ा शीत द्रव्य, जैसे आपका हो गया अनार हो गया, सेब हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और फैटी फ्राइड चीज़ों और खटाई नमकीन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें पित्त को बढ़ाती हैं और आपके जीवन में पेट के विकारों को बढ़ाती चली जाएंगी, तकलीफ का कारण बनेंगी। उससे बचना है तो अपने आहार में परिवर्तन करें, जीवन आपका रोग रहित रहेगा। तो जैसे डॉक्टर साहब, हम आयुर्वेद के जरिए किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा एक बहुत ही रोचक विषय है। हमारे ऋषि महर्षियों की प्रदत्त व्यवस्था है, लेकिन अनुसंधान युग के अनुरूप नहीं हो पाया, जिसके वजह से आयुर्वेद को जो प्रेजेंट करने चाहिए था, आयुर्वेदिज्ञों को, आयुर्वेद संस्थाओं को, आयुर्वेद के प्रेमियों को, वो उस तरह से अभी तक उतना हो नहीं पाया। लेकिन शोध और विषय बहुत तेजी से चल रहे हैं। आज के युवा, विद्यार्थी और संस्थाएं इस काम में दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह समय आ गया है कि लोगों को प्राकृतिक तरीकों से जटिल से जटिल गंभीर समस्याओं का समाधान आयुर्वेद से संभव है, आयुर्वेद से मुमकिन है, जिसमें पेट के सभी रोगों का इलाज आयुर्वेद में बहुत बढ़िया होता है। स्किन एलर्जी और साइनस का इलाज आयुर्वेद में बहुत मुफीद है, क्योंकि आप सभी लोग जो लोग चमड़ी के रोग से परेशान हैं, जो एलर्जी के रोग से परेशान हैं, वो जीवन भर दवाई खाते रहते हैं, खाते खाते वो थक जाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी नहीं जाती है। ऐसे में आयुर्वेद अगर वो अपनाए, उनका जीवन ऐसी बीमारियों से ठीक हो सकता है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपकी बात इसके बाद थोड़ा सा, ताकि दर्शकों को और क्लैरिटी हो जाए। इसके अलावा थायराइड की समस्या आजकल बहुत तेजी से पनप रही है। लोगों को इमोशनल कन्फ्लिक्ट के लोग शिकार हैं, मानसिक रूप से तकलीफों को झेल रहे हैं। कोई मतलब थॉट का कम्युनिकेशन बहुत पुअर है, कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, कहीं जो है अपने आप को प्रूव करने में अपने आप को लगाकर आदमी सोचता है कि मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है। ऐसे कन्फ्लिक्ट जीवन में मन के रोग को पैदा करते हैं, जिसमें आयुर्वेद का सहारा अगर लिया जाए, आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जो दिमाग को, दिल को ताकत देने वाली दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो निश्चित रूप से गंभीर समस्या में, जो मानसिक तकलीफें हैं, उसको गंभीर समस्या होने से भी बचाएगी। अगर हो गई भी है तो उसको होने से भी रोकेगी। इसके अलावा आजकल आप देखेंगे युवाओं में इस तनाव के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या से कपल बहुत परेशान होता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा आजकल युवाओं में, लेडीज में देखी जा रही हैं, जो आईवीएफ की तरफ जा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर काफी प्रॉब्लम्स इस टाइम क्रिएट हो चुकी हैं। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो सारे केमिकल से रिलेटेड है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी भी बताना चाह रहा था कि तनाव एक सबसे बड़ा कारण है जो आपके शरीर के हार्मोनल केमिस्ट्री को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हार्मोन बिगड़ते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब होने लगती है, पीओसीडी बनने लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है, फैटी लीवर की समस्या होने लगती है, क्योंकि हमारा खान पान का जो है व्यतिक्रम हो चुका है। हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज से आजकल ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है खाना कैसे खाना है, और खाना है तो क्या खाना है। ये हर व्यक्ति के लिए उसकी पसंद तो है, लेकिन उसकी शरीर की प्रकृति के अनुकूल अगर वो खाना मिले तो उसका जीवन
बहुत सारे लोगों से मुक्त रहे। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट पर अगर बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी के साथ साथ जैसे पीओसीडी की प्रॉब्लम है, यूट्राइन स्वेलिंग है, हार्मोन पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इन चीजों का प्राकृतिक समाधान बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर वो एलोपैथिक चिकित्सा की तरफ जाते हैं तो उनको केवल वहां पर एक हार्मोन सप्लीमेंट की थेरेपी मिलती है। उससे होता क्या है कि पहले ही शरीर में हार्मोन की इम्बैलेंसेस पहले ही बने हुए हैं और फिर एडिशनल आपको हार्मोन सप्लीमेंट दिया जा रहा है। तो क्या होता है, देखिए हार्मोन सप्लीमेंट बुरा नहीं है, लेकिन क्वांटिफाई होकर देना वो चीज चाहिए। लेकिन क्वांटिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हम हार्मोन की थेरेपी तो लेते हैं लेकिन उसको लंबे समय तक ले लेते हैं। पता चलता है कि जो हमारे नेचुरल हार्मोन थे वो भी डिस्टर्ब और सप्लीमेंट के फेज में आने से जिस रेशियो और जिस प्रोपोर्शन में शरीर के लिए जरूरत होती है बनना चाहिए वो नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से वो रोग जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने दवाई लेना शुरू किया था, इलाज करना शुरू किया था, वो फलीभूत नहीं हुआ। अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8813830830। तो डॉक्टर साहब जैसे कई क्वेश्चंस होती हैं, जैसे कईयों को स्किन एलर्जी होती है, कईयों को वाइट स्पॉट्स होती हैं, तो उसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए स्किन एलर्जी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की। कुछ खान पान बताया कि बहुत सारे लोगों की जिसकी शरीर का स्वभाव ड्राइनेस वाला है, यानी पित्तज शरीर है, जिसकी बॉडी में हमेशा हीट बनी रहती है। अगर ये लोग तनाव से ग्रसित हो जाते हैं तो उनके शरीर में टॉक्सिन्स और बनने लगते हैं। वही टॉक्सिन्स जब स्किन लेयर में भ्राजक पित्त, आयुर्वेद के सिद्धांत के मुताबिक भ्राजक पित्त को विकृत कर देता है, यानी वो स्किन में एक पित्त होता है जो पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी स्किन के ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब उसमें डिफॉर्मिटी आने लगती है, उसमें एबनॉर्मलिटी आने लगती है, स्किन रोग का जन्म हो जाता है। स्किन रोग जब जन्म ले लेता है, अगर उसके साथ साथ आप खान पान में नहीं सुधारा, आपने केवल इन्फेक्शियस दवाई ही करते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि इसकी ओरिजिन आपके टॉक्सिन के कारण हो रही है, आपके डाइजेशन और खान पान से हो रही है। उस इंटेक को इंप्रूव करेंगे तो एलर्जी की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर खान पान में बदलाव करते हुए अगर थोड़ा सा आयुर्वेदिक कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि एक्लिप्टा एल्बा भृंगराज पित्त के लिए बहुत अच्छी दवा है। बालों के लिए लोग केवल भृंगराज को लेकर बालों की दवा के रूप में जानते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भृंगराज ऐसा अमृत है जो स्किन के रोग में, गुर्दे के रोग में भी बहुत बढ़िया है। लीवर के सेल्स को और गुर्दे के सेल्स को अगर रिपेयर करता है तो भृंगराज में वो दम है, भृंगराज में वो ताकत है प्राकृतिक, जो आपके एक सेल्स को रेजोनेट। वैसे ज्यादातर जो हम लोग जानते हैं वो जानते हैं कि भृंगराज सिर्फ ऑयल है जो बालों को बढ़ाने में या उसकी ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, पर आज आपसे भृंगराज का मेरा अपना नजरिया है। मैं अपने चिकित्सकीय प्रयोग में ऐसी बहुत चमत्कारिक परिणाम देखे हैं कि जिन भाइयों जिन बहनों का लीवर कमजोर है, उनके सेल्स कमजोर हो रहे हैं, किडनी डैमेज हो रही है, उसको भी हील करने के लिए भृंगराज इतना मुफीद है। इससे बढ़िया रसायन भृंगराज से बढ़कर है। तो जैसे डॉक्टर साहब आपके भार्गव आयुर्वेदा में किस किस बीमारी का इलाज किया जाता है नाड़ी दोष देख के? भार्गव आयुर्वेदा संस्थान का एक उद्देश्य है कि जो जनमानस की समस्याएं हैं, जो क्रोनिक और कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो आसानी से ठीक नहीं होती हैं, लोग बहुत बेचैन और परेशान रहते हैं, उसके लिए एक वैज्ञानिक समाधान का विकल्प है। वो विकल्प क्या है कि जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से जनरेट होती है। जो आयुर्वेद के प्रेमी हैं, जो आयुर्वेद जगत से कुछ ज्ञान रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनको ये पता है एक आमज टॉक्सिन होता है जो हमारी जठराग्नि और धात्वाग्नि के कमजोर होने के कारण बनता है। उसी के फलस्वरूप वो आम रस जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, वही टॉक्सिन जब स्किन में, पेट में या अंग विशेष पर किसी भी सिस्टम में जाकर वो रुक जाता है, वही रोग पैदा कर देता है। वही धीरे धीरे कमजोर उस सेल्स और सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसमें दो प्रकार की चिकित्सा का प्रावधान है। एक तो जिन कारणों से वो टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसको रोकना है, और जिन अंगों पर उसका प्रभाव है उसको प्रभावहीन करना है, यानी उस अंग के सिस्टम की पैथोफिजियोलॉजी को करेक्ट करना है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान आयुर्वेद के
जो मौलिक सिद्धांत है, उस मौलिक सिद्धांत का वैज्ञानिक स्वरूप देकर पेट के रोग, स्किन एलर्जी और साइनस एलर्जी, इनफर्टिलिटी और सेक्स की समस्याओं में, क्योंकि आज का एक युवा, खासतौर से हम सेक्सोलॉजिस्ट की तरह नहीं काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सबकी जिंदगी खुशहाल हो, ताकि एक दंपति जीवन में एक ओलाइगोस्पर्मिया का कैंडिडेट है, जिसको जो है जिसके वीर्य में वो शुक्राणुओं की कमी है, तो एक वो संतान की उत्पत्ति में एक बाधक है। इसी तरह से जो माताएं और बहनें जो क्या बोलेंगे यूट्राइन प्रॉब्लम की शिकार है, पीओसीडी और जो है स्वेलिंग और जो है उसके इन्फेक्शन से परेशान है, या फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, या वायरस का पॉजिटिव टेस्ट है, स्वेलिंग है, उन सब का आयुर्वेद से एक मिनट, जैसे डॉक्टर साहब लेडीज के एग्स नहीं बनते या प्रॉपर कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा कि दर्शकों की बहुत सारे ऐसे विचार मन में रहते हैं और ऐसे प्रश्न भी हैं कि बहुत सारे लोग जो है पीओसीडी के शिकार हैं। पीओसीडी कोई अजूबी बीमारी नहीं है। जिनका अंडा वो सही समय पे रप्चर नहीं होता है, वो अंडेदानी में इकट्ठा रह जाता है, ब्रस्ट नहीं होता है, वो सिस्ट का रूप ले लेता है, उसी को पीओसीडी बोलते हैं। इसका मतलब है कि उसके शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करके रप्चरिंग फिनोमेना में आता है और रप्चर करने में सहायक होता है, वो कम सीक्रेट हो रहा है। इसका मतलब उसका मानसिक दोष भी है, हार्मोनल दोष भी है, और साथ में ऑर्गेनिकल कॉज भी है। कुछ ओवरी में एक सिस्ट है। तो हम लोग आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पर किस तरह से काम करते हैं कि ओवुलेशन को प्रमोट करने वाले, यानी जो सही अंडा बन रहा है उसको रप्चर कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो सिस्ट भी ठीक हो जाएगी और पीओसीडी की प्रॉब्लम भी, समस्या ठीक हो जाएगी और संतान भी संभव। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? रविंद्र मित्तल बोल रहा हूँ पानीपत से। हाँ जी बोलिए सर। एक लीवर डिटॉक्स भेजनी थी 1 महीने के लिए। हाँ रविंदर जी, अभी जो है ना, ये आज अभी लाइव प्रोग्राम में हम लोगों से लाइव डिस्कशन कर रहे हैं। आपसे आधा घंटा में बात करते हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब, आपका 20 वर्षों का अनुभव है नाड़ी निदान में, तो आप हमें ये बताइए कि ये कला है या एक विज्ञान है जो आप किसी की भी नाड़ी देखकर और हर किसी दोष को पहचान लेते हैं? देखिए, ये कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान का परिष्कार है। जो हमारे पुराने ऋषि महर्षि थे, वो जीवन को साक्ष्य प्रस्तुत करने वाली धमनी का नाम बोलते हैं जीवन साक्षणी धमनी। मतलब जीवन के साक्ष्य को जो प्रस्तुत करे उसको जीवन साक्षणी धमनी बोलते हैं। अंग्रेजी की भाषा में इसको ब्रैकियल आर्टरी बोलते हैं। इस स्पंदन में वात, ये वात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये पित्त के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब वैद्य का हाथ रोगी के नब्ज पर जब ऐसे रखा जाता है, तो ये अपने आप जो शरीर में उसके दोष होते हैं, उसी ये वात के नीचे वायु वाला आ जाता है, पित्त के नीचे पित्त वाला आ जाता है, कफ के नीचे उसके शरीर में जो भी दोष एग्रावेटिंग फेज में होते हैं, वो अपने आप, ये इसको यूं समझिए कि जैसे पुलिस के सामने मुजरिम आके खुद अपना बयान प्रस्तुत करता है, उसी तरह से नाड़ी और वैद्य का संवाद होता है। वो संवाद रोगी जो है, रोगी तो कहता नहीं है कुछ, रोगी की नाड़ी बोलती है कि ये दोष है और ये धातुओं में ये कमी है, ये उसकी आर्गन्स की इस तरह से फंक्शनलिटी हो रही है, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो रही है। उसके आधार पर वैद्य बिना रोगी से कुछ पूछे यहाँ तक जान लेता है रोगी के शरीर में दर्द हो रहा है, रोगी का शरीर एसिडिक है, इसके लिए गर्म दवाई सूट नहीं करेगी, इस व्यक्ति के लिए गर्म दवाई सूट करेगी, इसका जो है ये अंग खराब है, इसका इमोशनल ये प्रॉब्लम है, इसका माइंड वेलनेस ठीक नहीं है, इसको जो है हाइपर थिंकिंग है। इस तरह के तमाम चीजों का इवैल्यूएशन जो रोगी भी नहीं बता पाता है, वो नब्ज बता देती है। नब्ज का ज्ञानी होना एक समझ लीजिए कला है, परिश्रम है, परिष्कार है, लंबे समय का एक शोध है। जो लोग इसको कर लेते हैं वो एक समझ लीजिए कि
अपने हाथ से इस कला द्वारा, इसको अब कला और विज्ञान सही मायने में बताया, वो विज्ञान है। उन तथ्यों को जो किताबों में हमारे ग्रंथों में बताया जाता है उसको वैद्य कनेक्ट करता है कि वो इसमें ये पित्त, क्योंकि अभी मैं बताऊं कि त्रिदोष वात पित्त कफ है, लेकिन इसके 5 भेद भी हैं। जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 वायु है, पंचवायु। कौन कौन सी होती है? प्राण, अपान, उदान, समान, ध्यान। ये सारी वायु ये अलग अलग फंक्शनलिटी में, अलग अलग शरीर में इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो वैद्य के जब वो टटोलता है तो वो बताता है कि वात में ये वाला जो है वायु की विकृति हो रही है, पित्त में ये अमुक विकृति हो रही है। इस विकृति के आधार पर वैद्य सही दवा और सही इलाज बताता है। इसीलिए आयुर्वेद जो फंडामेंटल प्रिंसिपल पर तभी पहुंच पाता है, तभी इलाज कर पाता है। इसीलिए जटिल से जटिल, कठिन से कठिन रोगों का इलाज कैसे संभव है? बहुत सारे लोग टेस्ट, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कराने, आजकल बड़ा फैशन सा है कि थोड़ा सा हर को 6 महीने में जांच कराने की हो रहती है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट में बाद में समस्याएं आती हैं। मेरे भाई, मेरे दर्शकों, आपकी समस्या लक्षणों के रूप में आपके शरीर में पहले आती है। जब लक्षण आप महसूस करते हैं तभी आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन से आपके शरीर में सिम्टम्स की अंबार या सिम्टम बार बार आपके फिजिकल और सिस्टम को इरिटेट कर रहे हैं, तो आप किसी वैद्य से जरूर नब्ज निदान करा के इस मुकाम पर पहुंचे कि आपके शरीर में कौन सी तत्व में विषमता आ रही है, कहां पर आपको देखभाल करनी चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए, जिसको आप खान पान में सुधार करके आप रोगों से लड़ सकते हैं, निकल सकते हैं। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि रोगी होने के बाद ही नब्ज दिखाएं। यहाँ तक भी है, रोग होने से पहले भी आप अपनी प्रकृति को समझकर आपके लिए क्या बढ़िया है, क्या खाना उचित है, किस खाने से आपको रोग नहीं होंगे, जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, शरीर है, शरीर का क्षरण निश्चित है, इसको देखभाल करना आपका परम दायित्व है। लेकिन इस दायित्व को संभालने के लिए आपको प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। प्राकृतिक तत्वों से आपको कुछ न कुछ ज्ञानी लोगों से सीखना पड़ेगा। कलात्मक जो है व्यवहार में उसका अनुपालन करना पड़ेगा। जीवन सच में सुखमय और आनंदित होगा। आप देख रहे हैं हमारा सिटी धड़कन चैनल, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप अभी कॉल कर सकते हैं 8813830830। जो कोई भी अपनी समस्याओं के बारे में डॉक्टर साहब से कोई सवाल जवाब करना चाहता है, उस नंबर पे अभी लाइव शो में कॉल कर सकता है। तो जैसे मैंने आपकी ये मैगजीन देखी डॉक्टर साहब की, आपकी आज के टाइम जैसे ये मैगजीन आपने की हुई है सेहत संदेश, तो इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है? ये देखिए, ये डॉक्टर साहब ने एक मैगजीन निकाली है जिसका नाम है सेहत संदेश। इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने के पीछे? सेहत संदेश में इसको ले सकता हूँ। सेहत संदेश में दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि सेहत संदेश सच में एक संदेश है जो वेदों का, आयुर्वेद का और योग का व्यवहारिक विषय है, जो आपके हाथ में और आपके पास में कैसे आसानी से पहुंच सकता है, जिसको आप अपनाकर जीवन में बहुत सारी तमाम आने वाली कठिनाइयों का समाधान आपके हाथ में और आपके पास में। वजह क्या है कि आयुर्वेद के ग्रंथ जो आयुर्वेद की रुचि रखते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद की प्रकांड और पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले विद्वान होते हैं, उनका एक रहस्य और जीवन होता है, उसको अनुभव भी करते हैं। उसको अपने लिए प्रयोग के लिए तो ज्ञान तो होता नहीं है, ये समाज और संसार के कल्याण के लिए होता है। इसी तरह से वेद आप देखेंगे, हमारे 4 वेद हैं। चारों वेद बड़े मोटे मोटे से ग्रंथ हैं। अगर मैं किसी बहुत अच्छे पढ़ने वाले सज्जन को भी कहूँ कि सभी वेदों को कंठस्थ करके इसके व्यवहारिक चीजों, उसमें संस्कृत की इतनी सूक्तियां और श्लोक है, जो संस्कृत के भाव को नहीं जानते, अंदाज को नहीं जानते हैं, उसका ट्रांसलेशन दूर है, उसको पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे में ये हमारी संहिताएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है, हमारी जीवन जीने की कला है। अगर उनमें से निकली हुई चीजें अगर व्यवहारिक आपकी भाषा में, आपके ज्ञान के अनुरूप, आपके समय के अनुरूप और आपके हाथ में मिल जाए तो कितना अच्छा है। उसी का एक मॉडल है सेहत संदेश। इसके माध्यम से आपको घर बैठे, क्योंकि आजकल सभी लोग डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए हैं, सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी लोग अनाप शनाप की चीजों में हमेशा बिजी रहते हैं। कुछ लोग खोज में डूबे हुए हैं,
कुछ लोग अपने आप को खोज में डुबा चुके हैं। तो जैसे आज के समय में सबके हाथ में मोबाइल होता है, किसी के पास समय नहीं होता, तो उस टाइम में इसको कैसे हाँ, इसका हमने क्या किया है कि देखिए प्रकृति का बहुत से कम से दोहन हो, क्योंकि प्रकृति हम लोगों को बहुत सी चीज देती है, हम लोग प्रकृति के लिए नहीं दे पाते हैं। तो हम लोग जो है खुद प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हम लोग एक प्रकल्प चलाते हैं पौधारोपण, कि प्रकृति को कैसे अधिक से अधिक बचाया जाए। लेकिन पेपर प्रकृति से ही आता है, लेकिन कम से कम जो बहुत सारे जहां पर समुदाय पत्रिका को पढ़ता है वहां पर हम केवल इसको पहुंचाते हैं, लाइब्रेरी में पहुंचाते हैं या कोई संस्थान वहां पे पहुंचाते हैं। हम दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि वो अगर उनके घर में 10-20 लोग पढ़ने वाले हैं तो पत्रिका का सब्सक्रिप्शन ऑफलाइन करें, अन्यथा आपके लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आजीवन फ्री है, उसका एक भी रुपया नहीं देना है। और आप मोबाइल पर सेहत संदेश.com जैसे ही खोलेंगे उस पे किताब के रूप में रीड मैगजीन आता है, किताब की बात जैसे मैं यहाँ पर खोलकर पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप डिजिटल इंडियन ऐसे अपना स्क्रॉल करेंगे, अपने आप हर पेज को आसानी से पढ़कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके भाव को सारगर्भित जो तरीके से विद्वान ने लिखा है उसको आप अपने जीवन में उसको अमल में लाकर अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि देखिए वेदों का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान और योग का ज्ञान ये ऋषि परंपरा से आया हुआ है, ये किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं है। हम लोग एक समय के ज्ञानी और लोगों को ध्यान देने के लिए, उनके स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, संसार में एक जो है क्या कहेंगे स्वास्थ्य की संवेदना से समाज को ठीक करने के लिए एक दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा लगा कि लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज एक डेंट मार्क के रूप में होना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने जीवन में अपनी खुशियों को अपने तरीके से साफ कर सके। अब जैसे आज का समय है, जैसे कोरोना का समय चल रहा है, इस टाइम कई इन्फेक्शन चल रही हैं, टाइफाइड, डेंगू, वायरल, तो इस समय में लोगों को आप क्या कहना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लें, कैसे अपने आप को सेफ रखें? देखिए इस समय प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम लोगों को हो रही है। डेंगू की वजह से ही नहीं, दर्शकों को मैं एक चीज साझा करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को डेंगू नहीं है फिर भी उनका प्लेटलेट्स कम हो रहा है। उसका मतलब ये नहीं है, जो अभी बात कर रहा था कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, जितनी भी आपके शरीर पर रोगों का आक्रमण तभी ज्यादा होता है जब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे नहीं होती है, वो आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स है, जब उसकी तीव्रता, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा शरीर में ज्यादा रुकने लगेगी तो निश्चित रूप से आपका शरीर रोगों का घर बनता जाएगा, इम्यूनिटी कम होती जाएगी। केवल आप बहुत सारे अभी जैसे कोरोना काल में मैं कई बार संवाद में भी लोगों को बताने का प्रयास किया कि केवल इम्यूनिटी आपके खाने से नहीं होगी, इम्यूनिटी के साथ साथ आप जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, उसको भी सही ढंग से लेना सीखें, प्राणायाम करें, प्राण का सही अवलंबन करें और साथ में क्या करें, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें इम्यूनिटी के लिए जैसे करकुमिन है, गिलोय है, इसके अलावा भी बच्चों के लिए बादाम, शहद और दूध है। ऐसी चीजों का प्रयोग हम रोज करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं पता है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो आपकी इम्यूनिटी है, ओज है, इम्यूनिटी को ओज कहा जाता है। ओज आयुर्वेद के हिसाब से दो प्रकार का होता है, एक पराओज, एक अपराओज। अपराओज और परायोज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शरीर में जितने भी इम्यूनोग्लोबिन है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि IG, IgM, IgG, ये सब जो 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन है, ये उसी का प्रतिफल है। जब उन पे वो टॉक्सिन अटैक करता है तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होता है। जैसे ही इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हुई, आपका सेल्स और आपकी शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। चाहे आप कहो कि मैं बेशक स्वस्थ हूं, लेकिन स्वस्थ नहीं है। तो डेंगू एक खैर ये एक जो है एजेप्टाई नाम का एक जो है आपका वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है। इस वायरस के संक्रमण से ये कोगुलेशन मतलब जो आपका थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उनको कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने का खतरा रहता है। इसीलिए डेंगू को
ब्रेक बोन फीवर भी करते हैं। और ऐसे लोगों को कभी कभी हेमोरेज भी हो जाता है। प्लेटलेट्स 20,000 तक कोई खतरा ज्यादा नहीं होता है, सावधानी देने की जरूरत होती है। अगर 20,000 से नीचे किसी का प्लेटलेट्स है तो जरूर वो चिकित्सकीय और इमरजेंसी में अपना जरूर ध्यान दें। अगर 20 से ज्यादा है तो अपने खान पान में सुधार करें। खान पान में सुधार के लिए जैसे बकरी का दूध सभी लोग जानते हैं, कीवी का फल सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, जो पपीते का और शहद का प्रयोग बहुत अच्छा है। इसके अलावा गिलोय का प्रयोग, गिलोय को उबाल कर पिए। आसपास बहुत सारे गिलोय हैं, गिलोय और नीम का प्रयोग करें, क्योंकि नीम भी एंटीवायरल है, गिलोय भी एंटीवायरल है। तो जिनको डेंगू है, नीम और गिलोय का प्रयोग करें। और केवल प्लेटलेट्स बढ़ाना है, शहद और पपीते का पत्ते का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से सारी चीजें सही हो सकती है। और जिन भाइयों और बहनों को मेटाबॉलिक टॉक्सिन की वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, उनको जरूर अपने मेटाबॉलिक कास्ट और टॉक्सिन्स को रिमूव करना चाहिए, अन्यथा वो प्लेटलेट्स की समस्या सॉल्व नहीं पाएगी। तो जैसे आज की बिजी लाइफ है, शेड्यूल, सबके पास, किसी के पास योग करने का समय नहीं है, तो कई प्रॉब्लम्स देखी जाती है युवाओं में। जैसे कईयों को बैक पेन्स होता है, कईयों को लेग्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपका क्या कहना है कि दवा के साथ में योग भी जरूरी है? देखिए, स्वस्थ काया निरोगी मन। जब तक स्वस्थ काया नहीं रहेगी, निरोगी मन नहीं रहेगा, तब तक आप स्वस्थ नहीं। तो जैसे बैक प्रॉब्लम होती है तो उनको क्या करना चाहिए? मैं वही बताना जा रहा हूँ कि स्वस्थ काया और निरोगी मन ये एक स्टेट ऑफ हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आप स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे रिपोर्टों में कुछ नहीं आया, लेकिन मन से इतना परेशान है, रोज नींद की दवाइयाँ की गोली खाते हैं, नींद आती नहीं है, इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं और छोटी छोटी बातों में रिटेन कर लेते हैं और उस अकोमुलेशन की उसका रिफ्लेक्शन उनकी लाइफ में आने लगता है। तो ऐसा नहीं है। इस WHO भी ये कहता है, एक हेल्थ की डिफिनीशन है, जब तक आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ नहीं है तब तक आप स्वस्थ नहीं। अब मैं आपका क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तकलीफें हैं, किसी को दर्द है, किसी को कमर दर्द है, किसी को पैरों में दर्द है, किसी को बिजी शेड्यूल है, किसी के पास वक्त ही नहीं होता इतना योग करने का। देखिए, जीवन में योग निरोग रहने के लिए जरूरी है। खान पान औषधि है। खान पान को ये मत सोचिए कि आपका आहार एक बहुत औषधि, बड़ी औषधि है, लेकिन उसको सही तरीके से सोच समझकर सही मार्गदर्शन में लिया जाए। बहुत सारे लोगों की घर की एक रेसिपी है कि एक ही रेसिपी हमेशा खाते रहते हैं, ये भी गलत है। होता क्या है, रेसिपी को बदल बदल कर खाना चाहिए। और बहुत सारे लोग, माताओं और बहनों का, कुछ लोगों का ट्रेंड है, जिस रेसिपी से उनका टेस्ट होता है उसी को ज्यादा खाते हैं। दूसरी चीज, उनका एक और सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि जो उस चीज को जानते हैं, अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं, उसी को बनाते हैं। ऐसा नहीं है, कॉम्बिनेशन रखिए, जिससे कि हम सारे लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की कॉन्सेप्ट केवल किताबों तक हो जाती है। कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई फैट, कोई जो है मल्टीविटामिन, कोई जो है उन एस्पेक्ट को अपने रूटीन के किचन में कोई पढ़ी लिखी माताएं और बहनें भी नहीं इस चीज को समझ पाती हैं। वो कहती हैं बस हो गया। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि दूध का प्रयोग, अगर मान लीजिए कि डाइट में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है, दूध या कुछ ड्राई फ्रूट लेने से वो सारी चीजें मिनरल्स आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, विवेकपूर्ण अगर आपकी पाकशाला में ही सुधार कर दिया जाए और विवेकपूर्ण आपका खान पान का जो सप्लीमेंट है उसको सुधार कर दिया जाए, तो जीवन में कठिन से कठिन रोग आएंगे ही नहीं। उपचार की तो बाद में आती है। बड़े बड़े समस्याओं में जिंदगी उलझेगी ही नहीं, तो डॉक्टर और वैद्य की जरूरत ही कहाँ है। आप अपने आप में पूर्ण रूप से खुद एक चिकित्सक है। भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति एक अनोखी संस्कृति है। इसमें वो चीज समाहित है जो हम आप जो है समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन को समझ लेते हैं, अपना लेते हैं, जीवन गौरवान्वित हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का समाधान चुटकी बजाओ। बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मुझे बातों से बड़ी इरिटेशन होती है। मैं कहता हूँ देवियों सज्जनों, इसका हल दवा में नहीं है, इसका हल आपके विचारों से है। कट गया। इसका हल आपके विचारों से है, क्योंकि विचारों को
मतलब विचार आपके अंदर जो गलत विचार जगह ले रहे हैं उसको काटने की कला भी तो आपके अंदर आनी चाहिए। कि मान लीजिए कि अमुक व्यक्ति कोई XYZ या घर का या बाहर का किसी परिस्थिति परिवेश में चाहे इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली कहा, उसको आप समझने का तो प्रयास करें। केवल उसको लेकर पकड़ लेते हैं, मेरे लिए तो फला ने ऐसे बोल दिया। भाई उसको काटना सीखो, मतलब उस विचार को, मतलब जद्दोजहद में पड़ने की जरूरत नहीं, आप क्या बोलेंगे, टकराव की स्थिति में आने की जरूरत नहीं है। भगवान ने वो आपके पास ऊर्जा खुद दी है, विचार आपके पास किसी ने दे दिया, लेकिन अपने विचारों से उसको काट दो, अपने विचारों से उसका हल निकाल दो। आप मानसिक उलझनों में कभी जीवन में फंसोगे ही नहीं। मानसिक उलझने आएंगे भी तो आप चुटकी बजाओगे, आराम से चिल करोगे और घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा की समस्याएं जीवन में दूर दूर तक नहीं आएंगी। तो मैं सबको ये प्रेरणा देता हूँ, विचारों को, मतलब गलत विचारों को सही विचारों से काटने की कला जरूर सीखें। जिंदगी में बहुत सारे आज की समस्याओं में विचारों की तकलीफें जाते हैं, इसलिए उसके लिए दवा झाड़ मत खोजो, अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को ज्ञानवान बनाओ, दूसरे की प्रॉब्लम को समझो और उस नजरिए से देखो कि किस व्यक्ति ने किस परिवेश में किस स्थिति में मुझे ये क्यों कह रहा है, या इंटेंशनल है या नॉन इंटेंशनल है, या मेरे सुधार के लिए मैं अपने गुणात्मक सुधार करूं। अगर मेरे सुधार के लिए नहीं तो अपवाद में ना फंसो, उसके नजरिए को समझो। इस जीवन में आपको भी एक बौद्धिक मजबूती मिलेगी, जीवन में संस्कारों के प्रवाह करने में आपको मजबूती मिलेगी, क्योंकि जीवन तो हर आदमी का एक कार्यकाल के लिए, एक मर्यादित जीवन है, एक निश्चित समय के लिए ही है। कोई पूरी जिंदगी के लिए धरातल पे रहने के लिए थोड़ी नहीं आया। लेकिन इसमें जो हमारी ऋषियों की परंपरा है, वैदिक परंपरा है, अगर उस परंपरा को लोग अपनाकर अपने अगर जीवन को सुखी बना सकते हैं, इसीलिए तो वेद बनाए गए, इसीलिए तो ग्रंथ बनाए गए, इसीलिए तो आयुर्वेद का जन्म भगवान ने खुद स्वयंभू किया है कि सृष्टि बनाने से पहले ही देश के परोपकार के, प्राणियों के परोपकार के लिए ऐसी व्यवस्था पैदा किया। लेकिन हम लोग इसको ये समझ लेते हैं तो जड़ी बूटियां क्या काम कर सकती। मेरे भाई, आज मैं आपको बता दूं कि एलोपैथ के 250 से 300 मॉलिक्यूल जड़ी बूटियों की नकल करके ही पैदा किए गए हैं, जिसको आपको बढ़िया कलेवर और बढ़िया टैबलेट और बढ़िया शेप में मिल जाने की वजह से आप सोचते हैं उसका स्वरूप बदल गया है। फाइटोन्यूट्रास्यूटिकल्स, फाइटोकेमिस्ट्री के ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत बाजार में मिलेंगे, लेकिन वो तो प्रकृति तो है, बस केवल एक स्वरूप हो गया कि उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके लैब में बना दिया गया और आपकी जरूरत के हिसाब से आपके पास में पहुंचा दिया गया, जिसको कहते हैं ये तो दवा एलोपैथ की है। एलोपैथ की नहीं है, उसका ओरिजिन आयुर्वेद से है, प्रकृति से है, प्राकृतिक तत्वों से है। जैसे आप बहुत सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन लाइकोपिन सब बहुत सारे आजकल कोई आंख की रोशनी की कमजोरी हो रही, नसों में कमजोरी हो रही, तो लाइकोपिन का इंग्रेडिएंट लेता है। लाइकोपिन भी क्या है, टमाटर से तो आया। आप कहोगे मतलब ऐसा नहीं है। प्रकृति को सम्यक रूप से अगर आप जो है पूरी तरह से उसी तरह से अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो जिंदगी में प्रकृति खुद आपको आशीर्वाद देगी, प्रकृति आपको खुद सेल्स को रेजुनेट करेगी, क्योंकि प्रकृति पंचभूतात्मक है, आपकी शरीर भी पंचभूतात्मक है। दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे पैचअप कर देगा, और उस पैचअप होने से कहते क्यों है कि आयुर्वेद की दवाइयां क्यों नुकसान नहीं करती हैं, इसीलिए नहीं नुकसान करती हैं क्योंकि अगर नुकसान भी करती है तो किसी के शरीर में गर्मी पैदा कर देती है। वो कैसे पैदा करती है, जब वैद्य या चिकित्सक इस बात को समझ नहीं पाता है कि ये जो अमुक रोगी हैं इनकी शरीर की तासीर क्या है, रोग की तासीर क्या है, उसमें केवल कि हाँ इस रोग में यही दवाई देनी चाहिए, इस भाव से जो चिकित्सक काम करते हैं उनकी दवाई किसी रोगियों पर गर्मी और ठंडी पैदा कर सकती है। लेकिन जो नवज निदान से जो इलाज करते हैं वो तो पहले ही समझ गए कि आपकी शरीर क्या है, क्या आपको दवाई चाहिए, किस तरह से आपका इलाज होना चाहिए। वो सर्दी गर्मी वाला ये बड़ा अपवाद, एक मैं इस पर कई बार वीडियो और संदेश देने का लोगों के साथ प्रयास किया, आपके साथ भी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कहते हैं गर्म है, मैं तो कहता हूँ एक अपवाद है। ये अपवाद लोगों के घर में दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, इसका जो है निराकरण होना चाहिए। सही बात सही फैक्ट के साथ जो है अवधारणा में आनी चाहिए, जिससे कि हमारे
जो आने वाली परंपरा है, आने वाले जो पीढ़ियां हैं, उससे भ्रमित ना हो। तो आज आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि अपनी दैनिक लाइफ में एक रूटीन बना ले, जिससे अपने आप को वो स्वस्थ रख सके? देखिए, सभी दर्शकों को मेरा मुझे सुने उसके लिए दिल से धन्यवाद। सबको स्वस्थ रहना एक जरूरी है और उनका अधिकार है। ऐसा नहीं है मैं स्वस्थ डॉक्टर हूं तो मैं स्वस्थ रहूं, आप नागरिक हैं तो अस्वस्थ रहना। आप सभी का एक स्वस्थ रहना जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को कैसे प्राप्त करें? वो ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। अपने जीवन में सही चीजों का अमल करके प्रयोग करके जो है जीवन को सफल बनाया जा सकता है। क्योंकि ज्ञान दुनिया में बहुत है, प्रयोग भी बहुत कम है, ज्ञान का उपयोग बहुत कम है। इसलिए मैं सबको यह कहना चाहता हूं कि जो ज्ञान व्यवहारिक है, प्रामाणिक है, योग और आयुर्वेद के, उनको अपने जीवन में जरूर अपनाएं। उसको अपनाने से आपका जीवन सच में निरोग रहेगा, सुखमय रहेगा, रोग रहित रहेगा। जिसके लिए अपने खान पान में सुधार जरूर करें। ऋतु जैसे हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, ऋतुओं के जब आने और जाने पर खान पान का जरूर बदलाव कर देना। दूसरा कि खान पान करने में हमेशा खाना खूब चबा के खाएं। बहुत आज की समस्या पेट की समस्या बहुत है, क्योंकि मेरी विशेषज्ञता है कि पेट के रोगों पे बहुत सारे लोग मेरे पास जो पेट के मैं बहुत देखता हूँ, तो उनकी सबसे बड़ी कमी है कि एक तरफ मोबाइल होता है, एक तरफ टीवी होता है, दूसरी तरफ ग्रास अंदर लेते रहते हैं। तो खाना जो है खूब चबा के खाने की कला सीखें। आयुर्वेद कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, खाना जो है पिए और पानी को खाएं। ये मतलब बहुत छोटी सी बात है। इसका मतलब अब खाना को इतना चबाएं कि पानी जैसा हो जाए, और पानी को मतलब एक ही सिप में डगर ना पिए, सिप कर पिए। मतलब पानी को खाएं, खाना को पिए। एक तो ये है दूसरा टिप्स। तीसरा टिप्स ये है कि जिन लोगों का जीवन झंझावातों से बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ है, लगभग बहुत सारे लोगों का जीवन झंझावातों से जकड़ा हुआ है, जो आपाधापी की जिंदगी की आंधी है, उसमें सभी लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। ऐसी स्थिति में जरूर अपने तन और मन के लिए आधा घंटा योग पर दे, आधा घंटा प्राणायाम। प्राणायाम से प्राण की शक्ति मिलती है। प्राण की शक्ति मीन्स जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी आपका ये सिनेप्टिक स्पेस है, जिसको चिद आकाश बोलते हैं, वहां से वो ग्रहण होकर पूरे आपको दिल और दिमाग, हार्ट के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो ताकतवर होने लगते हैं। ये सोच लीजिए कि आप दिन भर बैठे रहते हैं, आपको खुद नहीं पता होता है कि मेरी सांस छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, लेकिन कम से कम अपने ज्ञान और अपने चेतना अवस्था में लंबी सांस लेते हैं। तो ये सोच लीजिए कि पूरे 24 घंटे का ऑक्सीजन की मात्रा जो शरीर को चाहिए थी, वो मिल गई। तो इसलिए प्राणायाम हो सके। एक्सरसाइज इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक ही लाइफ स्टाइल में जीते हैं। गए सो गए, कुर्सी पे गए बैठ गए, खाना खाए बैठ गए, चलना फिरना है नहीं। तो इसलिए जिस बोझ में बैठे रहते हैं, उसी के हिसाब से अंगों में कमजोरी और शिथिलता आता है। इसलिए रक्त का संचार अच्छा हो, हर एक अंगों में खून का प्रवाहन सही होगा, तो अंग कमजोर नहीं होगा। अगर अंग कमजोर भी हो रहा है, तो धीरे धीरे शरीर ने, प्रकृति ने वो सारे इंतजाम आपके शरीर में खुद दिया है कि वो खुद ब खुद ठीक हो सकता है। बस केवल आपको केवल सहारा लेना है, सहारा देना है। अगर इतना आपने सीख लिया तो रोग से बच सकते हैं। मेरा यही आज का सबसे बड़ा आपको संदेश है, सेहत संदेश के माध्यम से जरूर अपनाएं, जरूर। आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव जी, तो जिन्होंने हमें कई रोगों की जानकारी दिया और कई अच्छी बातें बताई हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में प्रयोग रूटीन में उसे हैबिट डाल सकते हैं और इसका वो फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई भी इनसे मिलना चाहता है तो इनके डॉक्टर भार्गव आयुर्वेदा सेंटर में इनसे मिल सकते हैं। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले अपने प्रोग्राम में लाइव। आप मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
सभी दर्शकों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।